वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि ये सब थ्योरेटिकल है, इसको आप वैसे तो समझ जाओगे लेकिन आपके मन में एक विजुअलाइजेशन नहीं आएगी, एक पैटर्न रिकग्निशन नहीं बैठेगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब एम्पलीट्यूड का रेशियो वगैरह क्या है, वेव्स किस तरह से ऐड वगैरह हो रही हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको उनको प्लॉट करके दिखाऊंगा। तो मैं आ गया हूँ इस वीडियो में कई सारे ग्राफ्स लेके जिनकी मदद से हम अपनी स्क्वायर वेव को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ पाइथन के अंदर। और अगर आप लोग पाइथन में थोड़े नए हैं तो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, अगर आपको पाइथन आती है तो आप समझ जाएंगे। मैटप्लोट्लिब मैंने इंपोर्ट किया है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। नमपाई और सिम्पाई हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। मेनली मैं सिम्पाई को यूज़ कर रहा हूँ, नमपाई को भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था और एम्पलीट्यूड जो है ठीक नहीं आ रहा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिम्पाई यूज़ करने के लिए। सिंपाई से अपना ग्राफ काफ़ी एक्यूरेट आता है। एक्स और एन हमने सिंबल ले लिए हैं। हम यूज़र से पूछेंगे कितनी टर्म्स तक स्क्वायर वेव बनवानी है, उसका एम्पलीट्यूड और उसका टाइम पीरियड कितना होगा। हालांकि ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझ लेना। हमने यहाँ पर ए नॉट डिफाइन किया है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले कोड में। ये एग्जैक्टली सेम वही डेरिवेशन है, 1/t इंटीग्रेट ए एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से t तक और डॉट इवेलफ से ये एक डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि हम सिंपाई में काम कर रहे हैं, सिंबॉलिक पाइथन में, यहाँ सिंबल्स यूज होते हैं, उनको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए डॉट इवेलफ लिखना पड़ता है। प्लस हमने इंटीग्रेट किया माइनस ए एक्स के रिस्पेक्ट में t से 2t तक और फिर से डॉट इवेलफ। इसी तरह से हमने ए एन और बी एन के अंदर वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। इस कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करते हुए ताकि कोड बहुत लंबा ना हो जाए। और यहाँ पर हमने ए एन और अपना बी एन डिफाइन किया है। इसको आप आराम से बैठ कर समझिए, मज़ा आएगा। और ये उसका सेकंड वाला पार्ट ए एन और बी एन का। हमने इनकी वैल्यूज़ एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कराई हैं कैपिटल N+1, यानी कि जितना भी आप n के अंदर डालेंगे उतनी डिजिट्स के लिए। जैसे कि मान लो आपने नंबर ऑफ टर्म्स 5 डाला है तो 5 इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी ए एन और बी एन के अंदर n की वैल्यू के लिए। जैसे कि आपने 5 डाला है तो एज A1 A2 A3 A4 A5 वैल्यूज़ इन लिस्ट्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और ए नॉट तो होता ही कांस्टेंट है तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमने यहाँ पर किया क्या है, डिफाइन कर दिया है अपना फंक्शन। सम में डाल दिया है 0 और रेंज चला दी हमने जितनी भी टर्म्स हैं उनके लिए, और वो सभी सम हो जाएंगे। ये समेशन वाला पार्ट है फोरियर सीरीज का, जो आखिरी पार्ट है। यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ को ऐड करवाया है और फाइनली उसमें A0/2 ऐड कर दिया है। लूप चलेगा तो वो सभी टर्म्स इसमें ऐड हो जाएंगी इस तरह से। और आखिर में हम x के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू यानी जो भी हम यहाँ पर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने i दिया है तो a और b हमने लिस्ट बना ली है। 0 से 10 के बीच में हमने 1000 पॉइंट्स ले लिए हैं। b के अंदर हमने फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि फोरियर सीरीज़ की जो वैल्यू है वो ले ली है इस तरह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करते हुए। और अब हम इनको प्लॉट करके देखने वाले हैं। तो लेट्स से मुझे 2 एम्पलीट्यूड चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेव का टाइम पीरियड 4 सेकंड हो। एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है क्योंकि हम t/2 और t यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम t और 2t यूज़ कर रहे हैं। उसको बराबर कर देने के लिए, कोड हमारा ठीक से चलने के लिए यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। और हम टर्म्स लेकर देखते हैं। पहले हम 3 टर्म्स लेते हैं। और एक बात और बता दूं कि सिंपाई में कोड जब आप बनाते हो तो चलने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त वो लेता है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो आराम से हम तब तक देखेंगे। 3 टर्म्स के लिए मैंने कोड चला दिया है और ये आ गई अपनी स्क्वायर वेव बाय फोरियर सीरीज। अब आप कहोगे कि यार ये क्या है, ये कैसा कोड है, ये कहाँ से स्क्वायर वेव है। तो देखो यार, ये 3 टर्म्स के लिए है। ये सेकेंड वाली वेव आई है, फर्स्ट और सेकेंड वेव जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए कुछ कुछ स्क्वायर के जैसी ये लग रही है क्योंकि अभी देखिए हमने 3 टर्म्स लिए हैं। अभी ये पूरी स्क्वायर वेव की जितनी कन्वर्ज हुई नहीं है, वो मैं आगे आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा अभी। तो चलिए इस कोड को फिर एक बार चलाते हैं थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए, 2 4 और लेट्स से इस बार हम 10 वैल्यूज़ के लिए इसको चलाएंगे। तो इस बार क्या होगा कि जो
फंक्शन के अंदर 10 टर्म्स है, इस बार 10 टर्म्स ऐड होंगी और उनका जो है ग्राफ वो प्लॉट होकर के हमारे सामने आएगा। इस बार वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हालांकि देखो 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम टर्म्स कैलकुलेट नहीं करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो थोड़ा लिमिटेड होगा। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर n की वैल्यू डालोगे कोड को चलने में, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि 1-2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तब तक मैं थोड़ी बक बक कर लेता हूँ। ग्रिड भी डाली है मैंने अपने ग्राफ के अंदर, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और ये वाई लेवल यानी वाई एक्सिस पर क्या लिखा है, या एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, वाई लेवल यानी वाई एक्सिस पर क्या लिखा है। और ये आ गई है हमारी वेव। और देखो इस बार काफ़ी हद तक ये स्क्वायर वेव की तरह है ना। और सिर्फ हमने 10 टर्म्स लिए हैं। कन्वर्ज करना शुरू हो गई है। जैसे जैसे आप टर्म्स बढ़ाओगे ये और छोटा होता चला जाएगा और बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। चलो अब दूसरे कोड की तरफ आते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्पाइडर की तरफ, जहाँ पर मैंने दूसरा कोड बनाया है। इसको समझने के लिए आपको कोड में ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। हालांकि इस कोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा, गिटहब लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर भी हमें सेम ही चीज़ करनी है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ एम्पलीट्यूड, मान लीजिए मैंने 2 एम्पलीट्यूड डाल दिया और 2 ही टाइम पीरियड डाल दिया। नंबर ऑफ टर्म्स हम इस बार, चलो पहले 5 टर्म्स लेकर देखते हैं। ये कोड क्या है, ये कोड कंपेयर करेगा ओरिजिनल स्क्वायर वेव को और जो हमने बनाई है उस स्क्वायर वेव को, ताकि हम समझ पाएँ कि वो किस तरह से कन्वर्ज हो रही है, हमारा ग्राफ सही से चल भी रहा है कि नहीं। तो ये आ चुकी हैं हमारी वेव्स। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो कितना मस्त आया है। देखो ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर वेव है। ये मैंने बिल्ट इन फंक्शन से बनाई है ताकि इन दोनों को हम कंपेयर कर सकें। 2 हमने एम्पलीट्यूड लिया था और 2 ही हमने टाइम पीरियड लिया था, तो देखो दोनों सही आए हैं, मतलब अपना कोड ठीक ठाक चला है। अब 5 वेव्स के लिए ये इतने मतलब ढीला ढाला सा है, थोड़ा एक्यूरेट नहीं है। अब इसको थोड़ा एक्यूरेट बनाते हैं, अपना नंबर ऑफ टर्म्स को हम इंक्रीज करते हैं। अभी मैंने 5 लिया था, अभी हम 10 टर्म्स के लिए कोड को रन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि चलने में थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा सा वक्त इसको लगेगा। और हाँ, ये मैं स्पाइडर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पाइडर में थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से हमारा ग्राफ बन के रेडी होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो थोड़ी और ज़्यादा कन्वर्ज हो गई हैं, अगर आप ध्यान दे पाओ तो। पिछले वाले में थोड़ा गैप ज़्यादा था, इसमें गैप और भी कम है, काफ़ी हद तक ये क्लोज आ चुकी है। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, देखेंगे कितने पर ये अच्छी खासी कन्वर्ज हो जाती है। 2 और अब हम लेते हैं 50 टर्म्स। 50 टर्म्स के लिए ये कोड चलेगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक मैं आपको थोड़ा कोड समझा देता हूँ। यहाँ तक ये बिल्ट इन कोड है, यानी बिल्ट इन फंक्शन जो है साईपाई लाइब्रेरी ऑफर करती है सिग्नल फंक्शन, जिससे हम एग्जैक्ट फंक्शन बना सकते हैं। हर फंक्शन फोरियर सीरीज यूज़ करके सॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पर हमने वही सेम तरीके से अपना कोड डिफाइन किया है, इनके अंदर ए एन और बी एन की वैल्यूज़, और बाकी सारा तो सेम ही है, आप जानते हो। तो अभी हमारा कोड चल रहा है, कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि 50 टर्म सॉल्व करने को हमने इसमें दिए हैं। पाइथन वैसे भी थोड़ा स्लो ही होता है। और देखो मस्त ग्राफ आया है अपना बिल्कुल। ये देखो काफ़ी हद तक कन्वर्ज कर गया है ऑलमोस्ट, कितना मस्त लग रहा है। देखो यार ईमानदारी से बताना कमेंट्स में कौन सा ग्राफ देखने में, सिर्फ देखने में बढ़िया लग रहा है। मुझे तो नीचे वाला ग्राफ मस्त लग रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक ये कन्वर्ज कर चुका है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि फोरियर सीरीज यूज़ करने की एक डिसएडवांटेज ये होती है कि हमारे पास ये एक छोटा सा बम्प आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बिल्कुल 2 पर ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर ये वैल्यू 2 से थोड़ा ऊपर चली जाती है। इसको कहते हैं गिब्स फेनोमेना, और इसको कहते हैं बम्प या ओवरशूट। ये एक डिसएडवांटेज होता है फोरियर सीरीज यूज़ करने का। ये वैल्यू थोड़ी ऊपर चली जाती है नॉर्मल वैल्यू से। हालांकि हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए देखना था। चलो अब 100 टर्म्स के लिए भी इसको एक बार करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कोड पर पढ़ेंगे। तो डिलीट कर देता हूँ और अब हम कोड चलाएंगे 100 टर्म्स के लिए।
पता नहीं ये कितनी देर में चलेगा। तब तक मैं आपको दूसरा कोड थोड़ा समझा देता हूँ। तीसरा कोड ये रहा। तो तीसरे कोड में मैंने क्या किया है, तो वापस मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। इस कोड में मैंने क्या किया है, मैंने एक सबसे पहले सिर्फ ये वाली वेव बनाई है, फिर मैंने सिर्फ ये वाली वेव पाइथन में डिफाइन करके प्लॉट की है, उसके बाद सिर्फ ये वाली वेव, ताकि दिखाने के लिए कि ये वाली चीज़ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। आप इसको देखिए, एग्जैक्ट ये सेम चीज़ मैंने फंक्शन बनाकर यहाँ पर डिफाइन कर दी है, 4a बाई पाई इंटू साइन एन पाई एक्स बाई टी। और बस सिंपली इनको डिफाइन करने के बाद मैंने 0 से 5 तक इनको प्लॉट करवाया है। इनके बीच में थाउजेंड्स स्पेस डाल दिए हैं, और बाकी कोड तो आप समझ ही जाओगे। इनको मैंने प्लॉट करा दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में ए, एक्स के रिस्पेक्ट में बी, एक्स के रिस्पेक्ट में सी। यानी कि 0 से 5 के बीच में एक्स की ढेर सारी वैल्यूज़ जाएंगी, और उन ढेर सारी वैल्यूज़ के लिए हमारे फंक्शंस प्लॉट होंगे f1, f2 और f3। अभी तक अपना कोड चल ही रहा है, तब तक वापस इधर ही आकर बात कर लेते हैं। तो ये वाला कोड जब मैं रन करूँगा तो हमें फर्स्ट वेव दिखाई देगी, सेकंड वेव दिखाई देगी, थर्ड वेव दिखाई देगी, और उनका अंतर हम समझेंगे। फर्स्ट वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड दूसरी वाली वेव से सबसे ज़्यादा होगा, बाकी सभी वेव से सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी बाकी सभी वेव्स के कंपैरिजन में। अपना कोड चल चुका है, और ये देखिए 100 टर्म्स के लिए कितना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा कोड चला है। काफ़ी मस्त हमारी सीरीज़ आ गई है। ये देखिए कहीं पर थोड़ा ज़्यादा है, कहीं पर थोड़ा कम, इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आती है फोरियर सीरीज़ जब हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो काफ़ी हद तक सेम है, मतलब हमारी चीज़ वेरीफाई हो गई, हम जो समझना चाहते थे वो चीज़ हम समझ पा रहे हैं। हमारा कोड सही चल रहा है, हमने जो चीज़ यहाँ पर समझी थी वो बिल्कुल सही थी। अब आ जाते हैं आखिरी कोड पर। आखिरी कोड जैसे कि मैंने बताया कि कंपेयर करेगा इन 3 वेव्स को, और अब हम ये पार्ट समझेंगे। तो चलिए इसको मैं चला देता हूँ। ये बना बनाया है, थोड़ी जल्दी चल जाएगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। ये रहा अपना कोड। कितनी मस्त वेव्स आई हैं, वाह। तो फर्स्ट वेव ये है ब्लू वाली, ये वाली वेव। सेकंड वेव है रेड वाली वेव, और सियान कलर की वेव है थर्ड वाली वेव। और ये फर्स्ट जो है ब्लू वाली, ये है ये वाली वेव है। अब देखो मैं समझाता हूँ। जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड जितना है, क्योंकि यहाँ पर हम रेशियो की बात करें तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, फर्स्ट वेव का जितना एम्पलीट्यूड है सेकंड वेव का उसका 1/3 होगा, और थर्ड वेव का उसका 1/5 होगा। तो देख लेते हैं कि बात सही है ना या नहीं। तो ये वाली जो वेव है हमारी, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक जा रहा है, और सेकंड वेव है जो ये, हालांकि हम देखकर भी देख पा रहे हैं कि ये इसका लगभग 1/3 है, इसका सेकंड यहाँ तक जाएगा और थर्ड यहाँ तक, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के लिए आप देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। इसके पीक पर y की वैल्यू है 1.279, और इसके पीक पर y की वैल्यू है 0.422। तो इनको डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 1.279 डिवाइड बाय 0.422, ये देखिए 3 पॉइंट समथिंग, और काफ़ी हद तक, मतलब ये तो थोड़ी बहुत एरर आ जाता है। 3 टाइम्स है इसका एम्पलीट्यूड, बिल्कुल 3 टाइम्स है इसकी। ठीक है, ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई, और आप देख भी सकते हो कि इसके थर्ड टाइम्स है इसका एम्पलीट्यूड। और ये वाली जो वेव है इसका कितना होना चाहिए, बताओ बताओ, 1/5 होना चाहिए। ये भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसकी वाई पर वैल्यू आ रही है 0.250। तो कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1.279 डिवाइडेड बाय 0.250, और ये आ गया 5। यानी कि ये पार्ट हमारा सही है, हमारी वेव सही से बिल्कुल प्लॉट हुई हैं। दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी है सेकंड वेव की उसकी 3 गुना होगी, और थर्ड वेव की उसकी 5 गुना होगी, और आगे इसी तरह बढ़ती जाएंगी। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी है, यानी कि 2 पर उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऑस्सिलेशन पूरा कर रहा है उसका एक पार्टिकल 2 सेकंड में। सेकंड वेव को देख लेते हैं।
ये इसका एक ऑस्सिलेशन, ये 2 ऑस्सिलेशन और ये 3 ऑस्सिलेशन, यानी कि बिल्कुल सही। और थर्ड वेव भी देख लेते हैं, इसका एक ऑस्सिलेशन, सेकंड ऑस्सिलेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ ऑस्सिलेशन और ये 5, यानी कि इस एक वेव के अंदर रेड वाली 3 वेव्स समा गई हैं और ब्लू वाली 5 वेव्स, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ये वाली चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ आ रही होगी। थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब जब हम ये वाली वेव्स को ऐड कर देंगे, उससे पहले कि जो मैं ये बता देता हूँ कि जो अगली वेव आएगी यानी कि थर्ड वेव जो होगी वो और भी ज़्यादा छोटी होगी और इससे भी कम, इतनी 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 छोटी 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 होती चली जाएगी। उसका एम्पलीट्यूड इससे छोटा होता चला जाएगा और भी छोटा होता चला जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी सब में सबसे ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वाली वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेड वाली वेव की है, रेड वाली से ज़्यादा सियान कलर की वेव की है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तब क्या होता है, देखो ये फर्स्ट वाली वेव है, इसकी पीक से ऐड हो जाएगी और फिर थर्ड वाली वेव की पीक से ऐड हो जाएगी और फिर फोर्थ वेव की पीक, फिफ्थ की पीक, इस तरह से सारी पीक्स इस तरह ऐड होती 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 चली जाएंगी। जब इसकी और इसकी पीक ऐड होंगी, देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, लगभग यहाँ पर आ जाएगी और इसकी पीक की वैल्यू फिर ऐड हो जाएगी, वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी और इस तरह से वो ऐड होते होते यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगी। इस तरह से वेव्स बनती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब इस वेव की पीक ऐड होगी और इस वेव की पीक ऐड होगी तो ये दोनों मिलकर इससे एक ऊपर मैक्सिमम वाली पीक बनाएंगे, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी तरह से जब ये ब्लू वाली वेव और ये रेड वाली वेव जो कि नेगेटिव में है, ये दोनों मिलेंगी तो ये करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देगी। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आप बनाओ फर्स्ट और सेकंड का, इनको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू नीचे की तरफ खिसक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी वेव कुछ यूं जाकर इस तरह से एक स्क्वायर की शेप धीरे 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 लेती चली जाएगी और फाइनली एक स्क्वायर वेव बन जाएगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। तो आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरह से ये सब इस तरह का बन रहा है, एम्पलीट्यूड की रेशियो, फ्रीक्वेंसी की रेशियो, ये सब किस तरह से प्लॉट हो रही हैं। ये कोड मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इस कोड के साथ खेलें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग तरह के कोड्स आप चला कर देखें, अलग अलग एम्पलीट्यूड के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कोड्स को चलाएं और इसको स्टडी करें। यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी कंसेप्ट थोड़े तगड़े हो सकें और चीज़ें उनको भी अच्छे से समझ आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे हम बात करेंगे ट्रायंगुलर वेव और सॉटूथ वेव वगैरह के बारे में, अगर मुझे टाइम लगा तो उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।